गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं भारत माता के बारे में। भारत माता का जो मैंने इंट्रो बना के आप लोगों के पास भेज दिया था, इंट्रो में भाई भारत माता जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ पाठ है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा था, इसका हिंदी में अनुवाद किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। अब पाठ में देख लेते हैं हम भारत माता, करोड़ों करोड़ों लोगों की जय भारत माता, उसके बारे में। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि मैं एक जलसे से या एक सभा से दूसरी सभा में जाता और जब इस तरह चक्कर काटता होता तो मैं ये सुनने वालों से ये सुनता, ये भारत की या हिंदुस्तान की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, और उन्हें दूसरे किस्म की मतलब ग़िज़ा का मतलब खुराक को कहते हैं, भोजन को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं जाता तो ये जो भारत एक संस्कृत शब्द है और संस्थापक जो है भरत के नाम से निकला हुआ है, भारत जहाँ से निकला हुआ है। शहरों में कहते हैं कि वो बहुत कम भारत या हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं क्योंकि वहाँ के जो सुनने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सयाने होते हैं, थोड़े डेढ़ होशियार होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, उनको अलग ही प्रकार की खुराक या भोजन की आवश्यकता होती है। यानी दूसरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो फालतू की बातें सुनने के वे इच्छुक होते हैं, ऐसी काम की चीज़ें भारत के बारे में ऐसा सुनने के वो इच्छुक नहीं होते हैं। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, किसान जो थे जिनका नज़रिया महदूद का मतलब होता है सीमित, महदूद नोट कर लीजिए, महदूद का मतलब होता है यहाँ पे सीमित। ठीक है, ये लिखा हुआ महदूद, महदूद का मतलब सीमित, ग़िज़ा का मतलब होता है खुराक। ठीक है, ग़िज़ा खुराक, महदूद सीमित। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। और जब वो जाते गाँवों में जाते, वो जो है किसानों की उससे बातें करते जिनका नज़रिया सीमित होता था, तो वो यही कहते थे जवाहरलाल नेहरू कि किस तरह से एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी, हम जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान क्या था, एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता, उत्तर से लेकर दक्षिण यानी दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम यानी पश्चिम तक किसानों के लिए एक सा था, एक समान था। और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। और वो बातें करते थे, वहाँ जाते थे तो वो जब भी वो बातें करते तो पूर्व से पश्चिम तक लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो एक सी बातें करते, स्वराज्य के बारे में जिक्र करते और थोड़े से लोगों के नहीं बहुत से लोगों के लिए फ़ायदे वाली वो बातें करते थे। क्योंकि स्वराज्य यानी स्वराज्य का मतलब था स्वराज्य, स्वयं का राज्य यानी सभी का राज्य। ठीक है, मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें घुटी हुई थी। यानी जब वो जवाहरलाल नेहरू कहना है कि मैं पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक अपनी जब भी यात्रा करते तो सभी जगह किसान उनसे एक ही सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें, उनकी समस्याएं एक सी थी, गरीबी थी, कर्ज में डूबे हुए थे, पूंजीपतियों के चुंगल में फंसे हुए थे, जमींदारों के अधीन थे, महाजनों ने उन्हें कड़े लगान, बड़े जो है सूद लगा रखे थे, कड़े उनके लगान लगा रखे थे, और पुलिस के जुल्म थे। ये सभी बातें गुथी हुई थी उस डड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज़ है, जिसके हम एक छोटे से क्या है, टुकड़े हैं। जुज़ का मतलब एक छोटा सा खंड है, छोटे से भाग हैं। ठीक है, तो वो बातें करते हैं हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हम बहुत बड़ी दुनिया है, और इतनी बड़ी दुनिया में हम भी इस विश्व के कहीं ना कहीं हिस्से हैं, एक भाग है। ठीक है, मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकस यानी उहापोह,
की स्थिति उसका जिक्र भी ले आता था। यानी वो वहाँ से इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों के बारे में भी बातें करते किसानों से। बातों बातों में वो चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया, वहाँ की होने वाली गतिविधियाँ, वहाँ की उहापोह की स्थिति, उसके बारे में भी जवाहरलाल नेहरू जो थे किसानों से जिक्र कर लिया करते थे। आगे देखिए, उसका जब भी ले आता, मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, ये काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह ये थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले यानी मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण उनके समझ में आ जाते थे। यानी सोवियत संघ, रूस के बारे में, वहाँ की तब्दीलियाँ, अमेरिका ने किस प्रकार से जो है अपनी तरक्की की है, किस प्रकार से उन्होंने वो जो कार्य किया है, वो शायद किसान इतनी बातें नहीं समझ पाते थे। लेकिन हमारे यहाँ की महाकाव्य, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि कहानियाँ वो अच्छी तरीके से जानते थे। वो जानते थे कि ये आर्यवर्त है, भारत है। बड़े बड़े तीर्थयात्री जिन्होंने तीर्थ की यात्रा कर रही है वो भी मिल जाते थे, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पे जाते थे और हिंदुस्तान के चारों कोनों की खबर लाते थे। या पुराने सिपाही मिल जाते थे जो किसी बड़ी जंग में या फर्स्ट वर्ल्ड वार में बाहर गए हुए थे, या जो सन 1930 में आर्थिक मंदी की मार झेला था पूरा अंतर्राष्ट्रीय, पूरा जो है विश्व, उसके बारे में भी जिक्र हो जाता था। आगे कभी ऐसा भी होता कि जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। ठीक है, जब भी जलसे में जाते तो भारत माता की जय का जयकारा होता, तो जब ये जय बोलते तो जवाहरलाल नेहरू उनसे पूछते कि ये भारत माता क्या है, कौन है भारत माता, कहाँ रहती है। तो जो बाकी जो आदमी होते थे वहाँ पे मौजूद, वो आश्चर्य ताज्जुब होता था उनको, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते। यानी कहने का तात्पर्य वो डिफाइन नहीं कर पाते कि भारत माता क्या है, वो उसको विस्तार से बता नहीं पाते कि भारत माता क्या है। आगे मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से। कौन सी धरती? काश उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान यही नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति ही जो है वहाँ पे हिंदुस्तानी कहलाते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ है यानी प्यारी है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वह है हिंदुस्तान के लोग। ठीक है, हिंदुस्तानी, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। यानी भारत माता की जय का मतलब क्या हुआ? इन लोगों की जय है, यानी भारत माता की जय, यानी सभी मौजूद हिंदुस्तानियों की जय। इनकी जय ही भारत माता की जय मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत माता का मतलब है, मैं उनसे कहता, आगे देखिए, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरफ से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। और जब वो कहते हैं, लेखक यानी जवाहरलाल नेहरू, तुम ही भारत माता के एक अंश हो, क्योंकि यहाँ पे जो करोड़ों जनसंख्या, जो जनता है भारत की, वो सब भारत माता के एक अंश है, और उन्हीं भारत माता की जय बोली जाती है। तब ये बातें उनको बताते जवाहरलाल नेहरू,
तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, एक खुशी आ जाती है, वो खुश हो जाते हैं कि हमारी जय बोली जा रही है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य पाठ भारत माता जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत माता है क्या। कितनी बार हमारे मन में आता है कि भारत माता की जय बोली जाती है, तो भारत माता वास्तव में है क्या, कौन है, कहाँ रहती है। तो भारत माता यानी भारत की भूमि का जहाँ तक विस्तार है, जहाँ तक आबो हवा भारत की फैली हुई है, ये भारत की संस्कृति, भारत की धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जगत, जो भी सजीव है, निर्जीव है, पहाड़, पेड़ जो है, पौधे हैं, समुद्र है, नदियां हैं, छोटे छोटे कीट है, पतंगे हैं, ठीक है भाई, पक्षी है, ये जो पालतू जानवर है, ये जो जंगली जानवर है, ये जो यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति है, जो कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हो, पठारी क्षेत्रों में, समतल मैदानों में, जहाँ कहीं भी रहते हो, जो भारत का एक अंश है, एक अंग है। और इन सभी की जो एक साथ जयकारा होता है, वो भारत माता की जय के नाम से जाना जाता है। इसी को ही भारत माता कहते हैं। तो ये पाठ हमारा था जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन हिंदी में किया था, अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने, हरिभाऊ नाम था ना इसका, हरिभाऊ जी ने इनका, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। अब क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। क्वेश्चन आंसर जो आपको करने हैं, छोटा सा पार्ट था तो ज़्यादा इसमें टाइम है लगा नहीं अपने को। क्वेश्चन आंसर में देखिए, पार्ट के साथ इसके क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 6 6 की 6 कॉपी में करने हैं आपको। आपकी कॉपी बना ली होगी। पाठ का नाम भारत माता, लेखक जवाहरलाल नेहरू। इसमें पाठ के साथ भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे ये बता ही दिया था। वो किसानों से करते थे। जब भी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो भारत माता की चर्चा करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार किया करते थे। उनका एक ही प्रश्न होता था कि ये भारत माता कौन है, ये भारत माता क्या है। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी को क्यों आसान था? क्योंकि नेहरू जी इसलिए आसान था कि भारतीय किसान भी दुनियादारी के बारे में जानते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया कहीं गए हो, घूम के आए हो, लेकिन वो महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण, जितने भी हमारे महाकाव्य है, जो भी पुराण हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उनके आधार पर वो दुनिया को समझ सकते थे। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? उनकी नज़र में भारत माता यानी हमारी भारत जो है एक देवी, उसका रूप था, देवीय रूप मानते थे वो, कि भारत एक देवी है और हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे मौजूद है। जबकि इसका अर्थ ये होता था कि वो सभी भारत माता के अंश थे। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 ये पाठ के साथ ये आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद में आ जाइए पाठ के आसपास। इसका आपको पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है और चौथा भी कर लीजिएगा और पांचवा छोड़ दीजिएगा। यानी आपको 1 2 3 4 ये चारों आपको करने हैं। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, इसकी चर्चा करके लिखने का मतलब है आपको बताना है कि वर्तमान समय में जो किसान है उनकी चर्चा, यानी उनकी जो भी उनका जीवन है वो किस प्रकार बदला है, यानी चेंज हुआ है, इसके बारे में आपको नोट करना है। उसके बाद में भाषा की बात, इसमें वह कुछ है दक्षिण यानी दक्षिण, पश्चिम, एक सा यानी एक समान, एक जुज, ठीक है, जिसका मतलब एक खंड यानी भाग, डड्ढे, और डड्ढे कहते हैं बोझ को, ठीक है। इसका अर्थ निकलना है, मैंने बता दिया। वैसे भी संज्ञा, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखने। ये संज्ञा शब्द है आज़ादी, चमक, हिंदुस्तान, विदेश, सरकार, यात्रा, पुराण, भारत। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें विशेषण रूप लिखना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। ये भारत माता हमारा पूरा होता है और इसको आराम से इजी गोइंग याद करना है। कोई ज़्यादा विशेष इसमें नहीं था, ये हार्ड पार्ट भी नहीं था, इजी पार्ट था, आराम से समझ में आ गया होगा। जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है और भारत माता के संदर्भ में भारत माता शब्द की व्याख्या करने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि भारत माता वास्तव में है क्या, और हमारे यहाँ के आम आदमी और किसान भारत माता की परिकल्पना किस रूप में करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा और मेहनत करिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।